ठीक है, चलिए कंटिन्यू करती हूँ मैं। तो होम्योपैथी का ग्रैंड रूल क्या है, आज हम इसी शब्द पे चर्चा करते हैं। होम्योपैथी का ग्रैंड रूल है सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर। ये जो सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर है, इन 3 ही शब्दों पर पूरी होम्योपैथी टिकी हुई है। और अगर इन 3 शब्दों को हमने ठीक से समझ नहीं पाया तो हमारा केस फेलियर हो जाता है, सिंपल सा केस नहीं ठीक हो पाता। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक करना तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है फिर। तो इसको समझ में आ रहा है कि हमको एक पोर्ट्रेट बनाना है, और पोर्ट्रेट बनाने के लिए होम्योपैथी में सिर्फ पैथोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती, उसके मेंटल, इमोशनल और फिजिकल तीनों प्लेन पर हमको काम करना होता है। माइंड, मेंटल, जिसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, इमोशनल प्लेन सेकंड प्रायोरिटी है, उसके बाद ये फिजिकल प्लेन पर प्रॉब्लम आती है और फिजिकल थर्ड प्रायोरिटी होता है। तो हम लोग कैंटेनियन को फॉलो करते हैं, हैनीमैन के बेसिक सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, उसके बाद आज की तारीख में विथॉल्कस सर को फॉलो करते हैं। उस पोर्ट्रेट को बनाने के लिए विथॉल्कस सर ने चीज़ों को बहुत आसान कर दिया, उसको समझना बहुत आसान हो गया। हैनीमैन सर ने प्रूविंग की, समझाया कि एक पोर्ट्रेट चाहिए जो एग्जैक्टली फिटेड हो। किंट सर ने भी बहुत काम किया और उसमें फिजिकल को भी समझाते हुए, मेंटल को भी समझाते हुए एक बहुत बड़ी मटेरिया मेडिका उन्होंने सिंथेसाइज करी। उन्होंने रिपर्टरी को सिंथेसाइज किया, मेंटल टू इमोशनल पैटर्न, मेंटल टू जनरल हम लोगों को थ्योरी दी। उसके बाद डॉक्टर विथॉल्कस सर आए और विथॉल्कस सर ने उस सिमिलिमम को समझाना और आसान कर दिया। तो आप लोग विथॉल्कस मटेरिया मेडिका ज़रूर पढ़िए। जब आप विथॉल्कस मटेरिया मेडिका को पढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे स्टूडेंट्स, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो अभी होम्योपैथी को समझ रहे हैं, वो जो मेडिसिन पढ़ते हैं उनको सेम समझ में आती हैं सारी दवाइयाँ। अगर आप मान लीजिए चिंतन भी करते हैं, चलिए सरदर्द की ही हम बात कर लें, तो जब आप सरदर्द पेशेंट में समझते हैं, जब पेशेंट में सरदर्द को समझने का प्रयास करते हैं, तो आपको महसूस होता है कि हेडेक तो एक ही जैसा है, वही फटने वाला हेडेक, वही बांधना है और लाइट बंद करके सो जाओ, इतनी सारी दवाइयाँ हैं, कौन सी दवाई का चुनाव कर लें। या पेट में एसिडिटी बन रही है, गैस बन रही है, आग फूक रही है, गैस पास हो जाती है तो आराम मिल जाता है, उल्टी हो जाती है तो आराम मिल जाता है। हम इस आधार पे कौन सी दवाई का चुनाव कर लें। या पेशेंट ने बोला कि राइट हैंड बिल्कुल फ्रीज कर गया है, उठ नहीं रहा है, फ्रोजन शोल्डर हो गया है, सिर्फ इस आधार पे अब कैसे दवाई का चुनाव कर लें, बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर दवाई का चुनाव कर पाना। पेशेंट आया और सिर्फ पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है और उसकी कोई कंप्लेन नहीं है। अब आप फ्रोजन शोल्डर को टोटलिटी निकालेंगे। कई बार अगर हम बोनिंग हसन सर की बात करें तो वहाँ पर फिजिकल टू मेंटल की बात करी है और फिजिकल को बहुत प्रोमिनेंसी दी है, लेकिन उस सेंसेशन को समझना बड़ा कठिन हो जाता है। उस सेंसेशन को कैसे समझा जाए। लोकेशन समझ आ गया, लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटी, कॉन्कामिटेंट। अब कॉन्कामिटेंट ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में मिले ही। सेंसेशन सही है या गलत है, या पेशेंट ठीक से समझा नहीं पा रहा है, हम उसको कितना समझ पा रहे हैं। या पेशेंट आया, पेशेंट ने बोला कि बहुत लैट्रिन हो रही है, कुछ खाओ तो लैट्रिन चले जाओ, पेट में मरोड़ उठती है, कमजोरी लग रही है और कोई सिम्टम नहीं है। आप कैसे इन सिम्टम्स के आधार पे टोटलिटी को निकालेंगे। अक्सर पेशेंट यही सिम्टम लेकर आता है, तो आप उसकी टोटलिटी कैसे निकालेंगे।
निकालेंगे, पोर्ट्रेट कैसे बनाएंगे। यहाँ पर विधौलकर सर ने एक पोर्ट्रेट निकालना बड़ा ही आसान कर दिया है। बहुत ही आसानी से हम उस पोर्ट्रेट को समझ सकते हैं। केंट सर ने अपनी मिटरा मिटका में बहुत आसानी से समझाया है कि उसको पोर्ट्रेट हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे पेशेंट ने बोला कि बहुत तेज कमर में दर्द है और बहुत कमजोरी लग रही है। बहुत कमजोरी, जैसे दर्द बढ़ता है कमजोरी बढ़ जाती है, बहुत बेचैनी सी होती है। प्यास पूछा तो प्यास कैसी लग रही है, प्यास लगती है, मुंह सूखता है। कितना पानी एक बार में पीते हो, ज़्यादा पानी एक बार में पीते हो, एक गिलास पी लेते हैं, लेकिन मुंह बहुत सूखता है। यहाँ पर कुछ 4-5 सिम्टम मिले, लेकिन ये 4-5 सिम्टम ये उन डॉक्टर्स के लिए हैं जिनको प्रैक्टिस करते करते समय हो गया। ये नए बच्चों के लिए नहीं है। नए बच्चों के लिए तो पूरा काम वही है कि कंप्लेन क्या है, आपने सारा कंप्लेन नोट किया, उसके बाद कौन सी कंप्लेन कितने साल से है, कैसे शुरू हुई, क्या करने पे कंप्लेन घटती है और क्या करने पे कंप्लेन बढ़ती है, उस कंप्लेन के साथ और क्या क्या होता है, जब ये कंप्लेन होती है तब क्या मन करता है, या आपके प्रेजेंट कंप्लेन हुआ, फिर आप पास हिस्ट्री लेंगे, फैमिली हिस्ट्री लेंगे, शादीशुदा है तो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल जर्नल, उसके बाद उसका एपेटाइट, डिज़ायर, एवर्जन, एग्रीवेशन, स्लीप, ड्रीम, देन आफ्टर मेंटल, माइंड में गुस्सा, रोना, क्या करता है गुस्से में, उसका एम्बिशन क्या है, शौक क्या है, वो सब कुछ आप कवर करेंगे। जब आप उसके एक पेट दर्द है या कमर दर्द है या फ्रोजन शोल्डर है या सिंपल हेडेक ही है, जब वो सिम्टम आपके सामने आते हैं और उन सिम्टम्स को आप वहाँ पर कॉमन सिम्टम्स को हटा दीजिए, अनकॉमन, पिक्यूलियर और रेयर सिम्टम्स क्या होते हैं, जब हम उन सिम्टम्स का चुनाव करते हैं और आपको मेडिसिन का नॉलेज है। जैसे अगर आप आर्सेनिक को समझते हैं तो आर्सेनिक के की नोट्स क्या होते हैं। आर्सेनिक के की नोट्स कुछ हैं जिसके बिना आर्सेनिक नहीं हो सकती। एक कमजोरी ऐसा शब्द है आर्सेनिक के लिए। अगर कोई कहे कि जुखाम हो रहा है, जुखाम के साथ बहुत कमजोरी लग रही है, आप पूछेंगे कि कमजोरी लग रही है कि नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। जब पेशेंट बोलता है कि जुखाम बहुत तेज है और मुझे कमजोरी बहुत लग रही है, आप सोचिए कि हाँ, वहाँ पर कुछ आर्सेनिक जैसा हो सकता है। तो आर्सेनिक के साथ हमेशा एक दूसरा सवाल तुरंत अटैच होता है, प्यास कैसी है। जब भी कभी आप पेशेंट लगे कि कमजोरी बहुत है पेशेंट के अंदर, बिना कमजोरी के आर्सेनिक कभी नहीं हो सकता। अकेले फास्टिडियस के साथ आर्सेनिक कभी नहीं हो सकता। पेशेंट आर्सेनिक के पेशेंट को हमेशा कमजोरी ज़रूर लगेगी। जब कभी आप फॉलोअप में लेंगे और उसने कहा कि कमजोरी बहुत है, तो आपका दूसरा सवाल है कि प्यास कैसी है। वो पानी थोड़ा पी रहे हैं कि ज़्यादा पी रहे हैं, ये डजेंट मैटर, पर प्यास कैसी है पेशेंट जरूर बोलेगा कि गला सूखता है। अगर ये 2 सिम्टम हैं, तब फिर आप उसको और कंफर्म करिए कि कुछ बेचैनी सी भी रहती है क्या, या कुछ जल्दबाजी सी भी रहती है क्या। तब आप समझ सकते हैं हाँ, कुछ आर्सेनिक जैसा है। लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं है उस दवा में। आप थोड़ा और ठहरिए, थोड़ा और इवेल्युएट करिए, आपको वहाँ पे पोर्ट्रेट मिल जाएगा। और जब पोर्ट्रेट मिल जाता है तो पोर्ट्रेट क्या करता है, जाकर के जो इनर विल है, जो इम्यूनिटी है, जो वाइटल फोर्स है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है जाकर के। इसलिए सिमिलिया सिमिलबस कुरेंटर की ज़रूरत है। कल मैंने आपको एक केस दिखाया। ऐसे तो केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है,
लेकिन आपके आने के पास सारे कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो गए। वो पेशेंट और उसका परिवार, उससे पूछिए कि 1.5 साल की उम्र से लेकर 20 साल की उम्र तक कैसे काटा उसने, लेकिन आपके पास आकर के वो चीज सरल हो गई। तो होम्योपैथी इतनी ही सरल है जब पोर्ट्रेट ठीक से होता है। सिंपल सा जुखाम है, अब आप जुखाम में आंख से पानी बह रहा है, खुली हवा में कैसा लग रहा है, बंद कमरे में कैसा लग रहा है, आपने बस 2 ही दवाइयाँ दिमाग में आ गई कि हम एलेमसेपा दे दें या फिर यूफ्रेसिया दे दें। एलेमसेपा और यूफ्रेसिया कैटेगराइज है। कुछ मेडिसिन होती है पॉलीकस रेमेडी और कुछ मेडिसिन होती है शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी। ये यूफ्रेसिया और एलेमसेपा जैसी दवाइयाँ आपकी पॉलीकस रेमेडी नहीं है। यहाँ पर पोर्ट्रेट नहीं बनेगा, बनेगा तो सिर्फ लोकलाइज्ड बनेगा, सिर्फ नेजल एरिया तक के लिए वो लोकलाइज्ड होगा। वो हो सकता है उस वक्त उस जुखाम को थोड़ा रिलीफ दे दे, लेकिन हम उसको पैलिएशन बोलेंगे। वहाँ पर सिम्टम सिर्फ पैलिएट हो रहा है, उस वक्त के लिए तो आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन क्योर कैसे होगा? उस क्योर की परिभाषा है सिमिलिया सिमिलबस कुरेंटर। उस क्योर की परिभाषा है कि आप एक ऐसा पोर्ट्रेट बनाइए जो उस जुखाम को जड़ से ठीक करे, क्योंकि आपके पास पेशेंट सिर्फ रिलीफ देने के लिए नहीं आया। मैं आपको पहले भी अपने कई केसेस बता चुकी हूँ और एग्जाम्पल बार बार देती रहती हूँ कि होम्योपैथी में क्यूरेटिव एक्शन भी है, होम्योपैथी में पैलिएटिव एक्शंस भी हैं और होम्योपैथी में सप्रेसिव एक्शन भी हैं। जो एक शब्द हम बोलते हैं कि फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं, ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि होम्योपैथी की दवाई एक खुराक से उसमें प्रूविंग कुछ नहीं हो रही होती है। तो अगर 1-2 खुराक आप लेंगे और आपके पर्सनालिटी को, पोर्ट्रेट को वो मैच नहीं करेगा, तो उससे कोई ऐसा बहुत नुकसान होने वाला नहीं है। आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि उसको झेल लेगी, उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। लेकिन जहाँ पर आपकी वाइटलिटी वीक है, जहाँ पर वाइटलिटी लो है, इम्यूनिटी लो है, वहाँ पर ये दवाइयाँ रिएक्शन कर जाती हैं और पेशेंट के लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो जो स्ट्रांग पर्सनालिटी है, तो कई बार हम लोग मीम्स में भी देखते हैं कि अरे मीठी गोली है, 4 गोली खा ली तो ना फायदा किया ना नुकसान किया, कुछ हुआ ही नहीं उससे। ये कुछ हुआ ही नहीं उससे, इसका मतलब वो सिमिलिमम नहीं थी, वो सिमिलर मेडिसिन थी। और वो सिमिलर मेडिसिन की 1-2 खुराक 3 खुराक खाने से आपकी बॉडी में ऐसे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन आप उसको लंबे समय तक देंगे तो वहाँ पर सिम्टम्स में चेंजेस आ जाएंगे। सिम्टम्स में क्या चेंजेस आ जाएंगे कि उसके वो सिम्टम्स एक्टिवेट होंगे या वो सिम्टम्स पेशेंट अपनी कंप्लेन करने लगेगा जो उसकी बॉडी में कभी थे ही नहीं या पहले कभी हुए ही नहीं। सिम्टम्स ट्रांसफॉर्म होने लगे, हेडेक वर्टाइगो में बदल गया, या उसको नींद उसकी डिस्टर्ब हो गई, नींद कम आ गई, या उसको बेचैनी सी होने लगी, या उलझन होने लगी, या उसको कहेगा अच्छा सा नहीं लग रहा है, नॉट फीलिंग बेटर। तो इसका मतलब कि पेशेंट की वो मेडिसिन गलत है, सिमिलर है, सिमिलिमम नहीं है। तो यहाँ पर सिमिलिमम का एक बहुत बड़ा रोल ये है कि उसके वाइटल फोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सिर्फ सिमिलिमम मेडिसिन चाहिए जो फॉलो करती है सिमिलिया सिमिलबस कुरेंटर। अगर रेमेडी सिमिलिमम नहीं है तो पेशेंट के ऊपर कुछ काम नहीं होगा और कई बार पेशेंट सप्रेसिव हो जाएगा कि हम ट्रीटमेंट तो कराने गए लंबर कंप्लेन का,
कमर के दर्द का, कमर दर्द तो ठीक हुआ लेकिन मेरी चप्पल निकलने लगी, चप्पल छूटने लगी, मतलब प्रॉब्लम डीप पहुंच गई। अब चप्पल पैरों में टिक नहीं रही है, ये सप्रेसिव है। वहां पर भी दवा ने काम किया लेकिन सप्रेसिव वे में काम किया। इसलिए जब हम फॉलो अप करते हैं तो वहां पर हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को ठीक ढंग से समझ पा रहे होते हैं तब आप समझ पाएंगे कि जो मेडिसिन मैंने दी है वो सही है, वो गड़बड़ नहीं है। अब हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर क्या है कि कुछ डिस्चार्जेस हो रहे हैं बॉडी के, जैसे एक 55 साल की उम्र की महिला जिसका मेनोपॉज हो चुका है, चप्पल का मतलब कोई स्लीपर पहनी है, स्लीपर पहनी है पेशेंट ने। अब कमर का दर्द है, उसको कमर के दर्द की मेडिसिन ली, कमर दर्द ठीक हो गया, लेकिन जब वो हवाई चप्पल पहनते हैं ना, सिर्फ अंगूठे में फंसी हुई होती है, वो स्लीपर जब पहनते हैं उसके पैर से निकल जा रही है। वो हम लोग के पास जो हवाई चप्पल होती है, लखानी की बेसिक हवाई चप्पल, उसको जब हम पहनते हैं, जब हमारे पंजों का ग्रिप अच्छा होता है तब हम उन चप्पलों को पहन के इजीली चल पाते हैं। और वो ग्रिप डिस्टर्ब होने लगे तो क्या होगा, वो चप्पल निकलने लगेगी, वो चप्पल ठीक से पहन नहीं पाएंगे। चप्पल हिंदी में, इंग्लिश में हम स्लीपर बोलते हैं, लेकिन हम शुद्ध चप्पल की ही बात करेंगे। और जो बाथरूम स्लीपर बोलते हैं, जो लखानी की चप्पल आती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। और वो आपके पैरों से निकलने लगी, कमर दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन चप्पल निकलने लगी आपके पैर से, वो ग्रिप कम हो गया। और इसको समझने के लिए आपको समझ भी होनी चाहिए। पेशेंट एक आध बार बोलेगा आपको कि चप्पल निकल जा रही है, तो आप तुरंत पेशेंट के हर कंप्लेंट को आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा कि हाँ। और कई बार ऐसा होता है हम उस सिम्टम्स पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको पता है, सारे होम्योपैथिक डॉक्टर को पता है कि स्लीपर की अगर ग्रिप नहीं आ रही है तो इसका मतलब है तो रॉन्ग हो गया। लेकिन क्या होता है, कीन ऑब्जर्वर क्यों बोला गया है? आपको हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत कीनली सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है, पेशेंट की एक भी शब्द छूटने नहीं चाहिए। और हिस्ट्री लेते समय या फॉलोअप लेते समय आपको कम बात करनी है, पेशेंट को ज़्यादा बोलना है। आप पेशेंट को सुनिए, पेशेंट से बात करिए और पेशेंट को एक आध क्लू दे दीजिए और पेशेंट को बोलने दीजिए। और क्या और क्या और क्या, ये जो सवाल होते हैं, और एक एक बात को राइट डाउन करिए। कभी भी फॉलोअप में किसी भी बात को आप मिसिंग नहीं करेंगे। अगर पेशेंट बोल रहा है कि मेरे यहाँ दाहिने कंधे में दर्द है और ये दर्द यहाँ से यहाँ तक आता है, एल्बो तक, तो आपको उस बात को लिखना पड़ेगा कि कंधे से दर्द आकर के पूरा एल्बो तक जाता है, राइट है लेफ्ट है, किस टाइम बढ़ता है और किस टाइम घटता है। क्योंकि ये फॉलोअप में आपको समझने के लिए फॉलोअप की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर है, ये हमें समझाता है कि सिमिलिमम का चुनाव हुआ है या सिमिलर का चुनाव हुआ है। सिमिलर उतनी ही खतरनाक है, इसलिए हर मोड़ पर आपको फॉलो अप का विशेष ध्यान देना होगा। और एक बार सिमिलिमम निकाल लेने के बाद आप रिलैक्स होते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो बहुत कम मेहनत में, बहुत समझदारी के साथ, कई बार हमें मेडिसिन नहीं समझ में आ रही है क्या दें इसको, आप होल्ड पे डाल दीजिए, आप उसको प्लेसिबो दे करके दोबारा बुलाइए कि अभी सही दवाई का चुनाव नहीं हुआ है। आप फिर से पेशेंट को बुलाइए और उसको समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है मेडिसिन देने में। अगर हमने उस वक्त जल्दबाजी करी तो केस बिगड़ जाएगा, सिम्टम्स चेंजेस होने लगेंगे और आप सही नहीं समझ पाएंगे। और कई बार आप मेडिसिन देने के बाद आपको लगता है कि पता नहीं सही दवाई है कि नहीं, पेशेंट उतना सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे रहा है, तो सब ड्रॉप कर दीजिए मेडिसिन, कुछ समय के लिए उसको नो रेमेडी पे डाल दीजिए। फिर जब एग्जैक्टली सिम्टम कुछ आएंगे और आप हर बार फॉलोअप में नोट करते जाइए, फिर धीरे धीरे वो सिम्टम्स क्लियर होंगे,
तब आप मेडिसिन का चुनाव करिए। हर बार पेशेंट को मेडिसिन देना, रेमेडी देना ही ज़रूरी नहीं है। कई बार हमको जो सेकेंड रेमेडी होता है उसको देना ज़रूरी है। सेकेंड रेमेडी का मतलब समझते ही होंगे आप लोग, जिसको हम लोग प्लेसिबो बोलते हैं। तो हमारी टर्म है सेकेंड रेमेडी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम सिमिलिमम दें, हर बार हम उसको एग्जैक्ट रेमेडी दें। हम वहाँ पर सेकेंड रेमेडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉलोअप में फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर पेशेंट के लिए, और उसका एक एक शब्द, एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको सिर्फ सुनेंगे नहीं, आपको जो पेशेंट ने बोला ईच एंड एवरी पॉइंट आप राइट डाउन करेंगे। आपका आँख खुला रहना चाहिए, कान खुले रहने चाहिए, दिमाग खुला रहना चाहिए, और दिमाग पूरी तरीके से काम करना चाहिए। मुंह को शांत रखना चाहिए। कम सवाल और ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ के आप हर एक चीज़ उसकी राइट डाउन करेंगे। और जब एग्जैक्टली फिट होती है तो वो दवाई एक लंबे समय तक काम भी करती है, आपको ज़्यादा उसको छेड़ना भी नहीं पड़ता। कई बार पेशेंट हाइपोकॉन्ड्रिकल होता है, बहुत सारे सिम्टम्स चेंज कर करके देता है, तो वहाँ पर भी ऐसे बहुत से केसेस आते हैं कि पेशेंट, आपको लगता है कि दवाई तो सही है लेकिन उसको आराम नहीं मिल रहा है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। वहाँ पर गलतियाँ हम लोगों से बार बार होती ही हैं, ना चाहते हुए भी हो ही जाती हैं। बार बार फिर मेडिसिन चेंज करिए, अच्छा इससे आराम नहीं मिला, चलो ये देते हैं इससे, और ऐसे पेशेंट्स को हम लोग जल्दी ठीक नहीं कर पाते हैं। फिर अल्टीमेटली वहाँ पर एक ही रास्ता बचता है, कुछ समय के लिए प्लेसिबो पे छोड़ दो, आप उसको सेकेंड रेमेडी पर छोड़ दीजिए, आप उसको सेकेंड रेमेडी कंटिन्यू देते जाइए और हर बार के सिम्टम राइट डाउन करते जाइए। आपके अंदर भी वो पेशेंस होना चाहिए, और ठीक होने के लिए वो पेशेंस एक पेशेंट के अंदर भी होना चाहिए। अगर पेशेंट के अंदर पेशेंस नहीं है तो आपको बिल्कुल भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस बात पर ध्यान बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है कि कौन पेशेंट आ रहा है और कौन पेशेंट नहीं आ रहा है। जब आप अपने काम पर ध्यान देंगे, जब आप सही दवाई का चुनाव करेंगे, तो एक वक्त के बाद सब चीज़ें अपने आप व्यवस्थित होती जाएंगी, आपके पास रिजल्ट होंगे। रिकॉर्ड कीपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड कीपिंग में? आपने हिस्ट्री लिया, फॉलोअप लिया, सब कुछ आपने राइट डाउन किया, उसके बाद कुछ वीडियो के फॉर्म में स्टेटमेंट्स उसके होने चाहिए, पहले और बाद के। इन्वेस्टिगेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको उसमें पैथोलॉजी का नॉलेज भी होना चाहिए, और क्या इन्वेस्टिगेशन किस क्षेत्र में हम करवाएं वो भी नॉलेज होना चाहिए आपके पास। वैसे तो पेशेंट जो आता है सारे रिपोर्ट्स लेकर आता है, सारा इन्वेस्टिगेशंस लेकर आता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है वो बड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है। वहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। आपका अपना खुद का नॉलेज, जो एक्सपीरियंस है, वो धीरे धीरे जुड़ता है। डेट वाइज आप जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको भी नोट करिए, और समय समय पर आप भी इन्वेस्टिगेशन करवाते रहिए। अगर आप इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट तो डिनाई करेगा आपको, पेशेंट को जब तक आराम मिलता रहता है वो डिनाई करेगा कि नहीं इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि हाँ ठीक है अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, लेकिन पेशेंट हमेशा डिनाई करता है। आपको 3 महीने से पहले तो अल्ट्रासाउंड कभी भी नहीं करवाना चाहिए। मैमोग्राफी जैसी रिपोर्ट्स आपको 6 महीने या 9 महीने से पहले कभी नहीं करानी चाहिए। MRI जैसी रिपोर्ट्स भी 9 महीने से पहले कभी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि जो एक्सरे हैं या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स हैं उनकी रेज बहुत ख़राब है। तो बहुत जल्दी अगर आप इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इन साइड इफ़ेक्ट से भी पेशेंट को बचाना है, उसके पैसे को भी बचाना है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि मनी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अननेसेसरी की जांच नहीं करानी है। ब्लड टेस्ट में आजकल पैकेज सिस्टम है जो
आसान पड़ता है, सस्ता भी पड़ता है। और शुगर का पेशेंट है तो HbA1c कराया आपने, फास्टिंग शुगर या PP शुगर करवाई। बहुत पुराना अगर शुगर का पेशेंट है तो KFT मस्ट है, KFT ज़रूर करानी चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर है और शुगर भी है या ओबेसिटी है तो वहाँ पर लिपिड प्रोफाइल कराना बहुत ज़रूरी है। और ये खाली पेट रिपोर्ट्स होती हैं। HbA1c आप भरे पेट भी करा सकते हैं, कभी भी करा सकते हैं, लेकिन जब थायराइड की रिपोर्ट करानी है या आपको LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल करानी है, ये सारी रिपोर्ट्स खाली पेट होती है, एम्प्टी स्टमक होती हैं। तो ये रिपोर्ट्स भी कम से कम 6 महीने में, अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तब आप इसको रिपीट करवा सकते हैं 2 महीने में, 3 महीने में। इसलिए रिकॉर्ड कीपिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस आपको बताते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंटरनली पेशेंट के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बेटर हो रहा है या नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार होम्योपैथ सर दर्द ठीक कर देता है और पता चलता है वहाँ पर छोटा सा ट्यूमर है या छोटी सी गांठ है या कैल्सिफिकेशन हो गया है ब्रेन में जिसकी वजह से सर दर्द हो रहा है, और हम लोग इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराते, जिसकी वजह से पता ही नहीं चल पाता है कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हम ठीक कर चुके होते हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं कि होम्योपैथी में एग्रीवेशंस का क्या महत्व है। अगर एग्रीवेशन है तो क्या सारे एग्रीवेशन क्यूरेटिव होते हैं, और अगर एग्रीवेशन नहीं है तो क्या पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है। होम्योपैथी में एग्रीवेशन कंपलसरी है। होम्योपैथ के लिए प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होती है, पेशेंट के लिए नहीं, पेशेंट के लिए भी और होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए। जब तक कोई मेडिसिन नहीं दी तब तक खुश, और जैसे ही मेडिसिन दी, रेमेडी दी, और अगर वो राइट रेमेडी है तो आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट। कैसे स्टार्ट कि अब जो अंदर दबी पड़ी हैं प्रॉब्लम्स वो निकल निकल के आना शुरू करेंगी। कि मतलब पेशेंट को दवा देने के बाद उसको आराम मिलना चाहिए, और पता चल रहा है यहाँ पर उसको जुकाम हो गया, उसके पेट में दर्द होने लगा, उसके पुराने सिम्टम वापस आने लगे। तो क्या करेंगे ऐसे स्टेज पे, क्या कहेंगे पेशेंट से आप। पेशेंट जब तक आपके पास ट्रीटमेंट में है, अगर पेशेंट कह रहा है ठीक है सब कुछ बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब दवा ठीक से काम कर नहीं रही है। दवा ठीक से काम तब करेगी जब पुराने सिम्टम्स आना शुरू कर देंगे, मतलब कि हम पैलिएटिव मोड पे चल रहे हैं। अगर पेशेंट कहता है सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया, इसका मतलब बहुत सुपरफिशियल काम चल रहा है। और जब आपको गहराई तक काम करना है, जब उसको क्योर करना है, तब पेशेंट को कुछ ना कुछ सिम्टम्स आते रहने चाहिए। उस कुछ ना कुछ सिम्टम्स में क्या होने चाहिए, कोई बड़े सिम्टम्स नहीं आएंगे, वो सिम्टम्स जो पुराने रहे हैं। और पुराने सिम्टम्स अगर नहीं आ रहे हैं तो आप क्योर नहीं कर रहे हैं पेशेंट को सिर्फ सुपरफिशियल पैलिएट कर रहे हैं। इसलिए पेशेंट हर बार आके बोले कि हाँ बहुत आराम है कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट के लिए तो ये चीज़ अच्छी है, पर ये चीज़ डॉक्टर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसका मतलब केस बहुत लंबा खींचने वाला है। केस आपका फास्ट तभी होगा जब कंप्लेंट्स आते रहना चाहिए, हमेशा नहीं। कुछ पुराने सिम्टम आए, जैसे झांसी टू ग्वालियर बाई कार हम लोग गए, तो झांसी के बाद दतिया आया, कुछ डिस्टेंस के बाद उस डिस्टेंस में पॉज रहा ना, फिर दतिया आया, फिर दतिया के बाद
कोई और एरिया आया, फिर उसके बाद कुछ और एरिया आया, तो उसके बाद जो एरिया के बीच में जो गैप है वो लिंक है दोनों एरिया के बीच का। ऐसे ही जब हमारे पास कोई पेशेंट आया और जो कंप्लेन लेकर आया और वापस जाते समय वो एक वक्त था कि वो पेशेंट बिल्कुल हेल्दी स्टेट में था, धीरे धीरे हुआ क्या, एक बीमारी आई, फिर कुछ ट्रीटमेंट लिया, सप्रेस हो गया, दूसरी बीमारी आई, ऐसे करते करते जब वो आपके पास आया तो बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर आया। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही होते हैं। जब हम उस पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो पेशेंट वापस उस हेल्दी स्टेट में जाता है, और जब उस हेल्दी स्टेट में जाएगा तो वो सारे सिम्टम वापस आने चाहिए जो बीच में पड़े हैं। और पेशेंट अगर बोले कि सब बढ़िया हर बार ठीक ठीक ठीक, इसका मतलब दवा उतनी डीप नहीं गई है, वो सिम्टम क्यों वापस नहीं आ रहे हैं। अगर वो सिम्टम वापस नहीं आ रहे हैं तो फिर वो क्योर कैसे होगा, फिर वही केस आपका सालों चलता रहेगा और 2 साल बाद 3 साल बाद आप देखेंगे हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। और ऐसा बहुत केसेस में होता है। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ पेशेंट को आराम ही दिला रहे हैं, हम उसको क्योर कर ही नहीं रहे हैं। वहाँ पर हमें कुछ ऐसी दवाइयों का चुनाव करना पड़ेगा जो डीप एक्टिंग रेमेडी हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन को भी फिट करें, डीप एक्टिंग भी हो और गहराई तक जाएं। ऐसे में हमको नोसोड की भी ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे में उन दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है जो उसके नोसोड को क्योर करें। और कई बार ऐसे की सिम्टम्स होते हैं कि रेमेडी चाहिए होती हैं जो रुके हुए केस को ठीक करें। तो होम्योपैथ के पास पेशेंट आया तो उसके कुछ कुछ सिम्टम्स आते रहने चाहिए थोड़े समय बाद, और जो स्टॉपेज सबसे पहले पड़ा है वो सबसे बाद में जाएगा लौटते समय, और जो सबसे बाद में स्टॉपेज पड़ा है लौटते समय वो सबसे पहले जाएगा। ऐसे ही बीमारियां भी हैं, जो बीमारी सबसे पहले हुई थी वो सबसे बाद में ठीक होगी, और जो बीमारी सबसे बाद में हुई थी वो सबसे पहले ठीक होगी। रिवर्स ऑर्डर में पेशेंट की बीमारी रहेगी, और रहेगी ज़रूर, इस बात को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर एलोपैथिक सिस्टम नहीं है कि हमने दवाई दे दी सब आराम। तो पेशेंट्स को कैसे समझाएंगे कि जब आप एलोपैथिक सिस्टम में जाते हैं तो जब तक आप मेडिसिन करवा रहे हैं तब तक सब बढ़िया, जैसे ही आप दवाई छोड़ते हैं आपकी कंप्लेन फिर से एग्रीवेट कर जाती है और उससे ज़्यादा एग्रीवेट कर जाती है। जैसे खुजली की प्रॉब्लम थोड़ी सी शुरू हुई और हमने ट्यूब लगा दिया, सबसाइड कर गई, कुछ समय बाद आई और ज़्यादा एरिया में आ गई, फिर दवाई लगाई, ट्यूब लगाया, सबसाइड कर गई, फिर थोड़े समय बाद यहाँ भी होने लगी, यहाँ भी होने लगी। ऐसा करते करते 2-3 साल में जटिल और क्रॉनिक हो गई। तो होम्योपैथ क्या करेगा, अब सिर्फ निकालते ही रहेंगे तो पेशेंट भी परेशान होगा। लेकिन अगर वो सिंगल बीमारी लेकर आया है तब पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स लेकर आया है वहाँ पर हमें कई दवाइयों का चुनाव करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप, थोड़े थोड़े वक्त के बाद। और जितना प्रोमिनेंट उसका सप्रेशन होगा, जितना प्रोमिनेंट उसकी बीमारी होगी, वैसे ही एग्रीवेशन भी होगा। जैसे कभी मेरे पास एक पेशेंट आई, रोमेटॉइड अर्थराइटिस। रोमेटॉइड अर्थराइटिस उसको बचपन में हुआ, और बचपन में रोमेटॉइड अर्थराइटिस होने के बाद कुछ साल बाद रोमैटिक हार्ट डिजीज़ हो गया। अब रोमैटिक हार्ट डिजीज़ कोई आसान बीमारी नहीं है। मेरे पास आई जब हार्ट की कंप्लेन है, फियर ऑफ डेथ, और उसको बिल्कुल आराम नहीं, इतना मेडिसिन लेने के बाद भी पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा, धड़कन धक 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 धक, उसको अपनी हार्ट बीट सुनाई भी देती थी। पल्स 125, 130, 140,
ब्लड प्रेशर बहुत लो, 90, 50, बहुत ज़्यादा वीकनेस, आप क्या करेंगे? उसके आधार पे पोर्ट्रेट बनाएंगे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेंगे। जहाँ पर पैथोलॉजी भी इन्वॉल्व हो, मेंटल और इमोशनल भी इन्वॉल्व हो, जब आप पोर्ट्रेट बनाते हैं आप वहाँ पर किसी सिम्टम को छोड़ नहीं सकते। बनाने के बाद एक दवा दी गई, वो सिमिलिमम है, और उसको देने के बाद पेशेंट को बहुत रिलीफ मिला। वो रिलीफ मेंटली भी मिला, इमोशनली भी मिला और फिजिकली भी मिला। उसका हार्ट का कंप्लेंट भी बेटर हुआ, पर ठीक नहीं हुआ। कुछ समय बाद जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस सप्रेस हुआ था बचपन में, वो आया। उस पावर जैसा नहीं आया, जितना ज़्यादा सीवियर उस समय था वो नहीं हुआ, लेकिन हुआ सीवियर। और अगर ये नहीं आएगा वापस, तो आप किसी भी कंडीशन में क्योर नहीं कर सकते पेशेंट को। रोमैटिक कंप्लेंट वापस आई, पूरी बॉडी में जॉइंट में पेन हुआ, थोड़े समय चली ये कंप्लेंट। साथ में हार्ट की कंप्लेंट पूरी तरीके से ठीक हो गई ऐसा नहीं है, दोनों साथ में चलती रही, लेकिन हार्ट की जो कंप्लेंट जिस लेवल की थी उस वक्त, उससे कम हो गई। बहुत कमजोरी, धड़कन, धीरे 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 उसका पल्पिटेशन कम होने लगा, बीपी कभी ठीक होता फिर लो, फिर कभी ठीक कभी लो, पल्स उतनी हाई ना जा करके कुछ नॉर्मल रहने लगी, और उधर में पेन बढ़ गया। अब पेशेंट इतनी क्रिटिकल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए 100% झेलने को तैयार है कि नहीं, उस स्थिति में मर ही तो जाएंगे। उस स्थिति में इससे अच्छा है कि हम इस कंप्लेंट को झेल लें। फिर इस कंप्लेंट को झेलते झेलते जब तक रोमैटिक कंप्लेंट ठीक हुई, पेन उसका सबसाइड हुआ, काफ़ी लंबा समय लगा उस पेन को सबसाइड होने में, तब तक हार्ट की प्रॉब्लम काफ़ी कुछ ठीक हो गई। आज की तारीख में रोमैटिक वाला पेन नहीं है, लेकिन फिर भी पेन जॉइंट्स में थोड़े बहुत आ ही जाते हैं बीच बीच में, लेकिन रोमैटिक टाइप ऑफ पेन नहीं है अब। रोमैटिक टाइप ऑफ पेन इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, रेडनेस, और सिंपल अर्थराइटिस वाला पेन मतलब सिंपल पेन, एक एजिंग प्रोसेस भी होती है, कई बार कैल्शियम का डिप्लेशन होता है बॉडी में, मीनोपॉज चल रहा है, कैल्शियम की कमी होती है, उस वजह से भी जॉइंट्स में पेन होने लगता है। तो यहाँ पर सिंपल अर्थराइटिस, ना कि रोमैटिक अर्थराइटिस। अभी भी पेन आता है बीच बीच में ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन हार्ट का प्रॉब्लम पेशेंट का बिल्कुल ठीक है। हार्ट के लेवल पर अब कोई दिक्कत ही उसको नहीं है, ना धड़कन महसूस होती है, ना ही बीपी लो की शिकायत होती है, ना लेटने का मन करता है, ना पल्स बहुत ज़्यादा है। हार्ट के लेवल पर कोई कंप्लेन नहीं है। रोमैटिक अर्थराइटिस जैसा भी कंप्लेन उतना नहीं है, लेकिन अर्थराइटिस है, लेकिन पेन है। अब वो ठीक होने के बाद उसके पेट में प्रॉब्लम आई, पेट में दर्द होना, क्रैम्प होना, लूज मोशन लगने लगना, ये भी एक लंबे समय तक चलता रहा। तो पेशेंट कई बार क्या बोलता है आपसे, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। अब जैसे उसके हस्बैंड आते हैं कि अब ये मान लिया हमने कि कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा। जब आप रोमैटिक हार्ट डिजीज जैसी कंप्लेंट को ठीक कर रहे होते हैं, आप समझ सकते हैं कि एक डीप पैथोलॉजी है वो, एक बहुत गहरी कंप्लेन है वो। तो हम उसको 2-4 महीने में नहीं ठीक कर सकते, क्योर नहीं कर सकते, और सिर्फ हार्ट को ही थोड़ी ना ठीक करना है, क्योंकि होम्योपैथी सिर्फ अकेले हार्ट तक तो सीमित नहीं है। हार्ट तो ठीक हो चुका है जिस चीज़ के लिए आप आए थे। आप चाहें
तो आप ट्रीटमेंट बंद करा सकते हैं। लेकिन पेशेंट ऐसा कभी कर नहीं पाता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा एक ये भी है पेशेंट को समझाना कि अगर आप कुछ दर्द के लिए एलोपैथिक लेंगे, क्योंकि वो उसने लिया बचपन में ना, एलोपैथिक लिया और वो सप्रेस हुआ, हार्ट कंप्लेंट बन गया। उसको पता है कि अगर मैं पेन किलर ले लूँगी अभी तो फिर से हार्ट पे अटैक आ जाएगा, तो पेशेंट कभी वरीड भी नहीं होगा। अगर आप ये जानते रहेंगे कि जब तक इलाज चलेगा तब तक कुछ ना कुछ कंप्लेन होगी, लेकिन वो कंप्लेन हर बार कम होती जाएगी, लेवल कम होता जाएगा। मैंने आपको लेवल पढ़ाया होगा कि हमने अपने बॉडी को 7 प्लेन्स पे डिवाइड किया। पहली सीढ़ी है स्किन की, दूसरी सीढ़ी है हमारे शरीर के अंदर के खोखले अंगों की, तीसरी सीढ़ी है हमारी हड्डी और कार्टिलेजेस की, चौथी सीढ़ी है ऑर्गन की, सारे ऑर्गन्स की एक्सेप्ट हार्ट, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को छोड़कर सारे ऑर्गन आते हैं चौथी सीढ़ी पर। पांचवी सीढ़ी आती है हार्मोन्स की, जो हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं। उसके ऊपर की सीढ़ी आती है हार्ट, ब्रेन और नर्वस सिस्टम, क्योंकि हार्ट और ब्रेन गड़बड़ाएंगे, नर्वस सिस्टम गड़बड़ाएंगे, पूरा सिस्टम आपका बिगड़ जाएगा। तो हार्ट, ब्रेन और नर्वस सिस्टम, उसके बाद मानसिक रोगी। ये आपके क्राइटेरिया हैं कि बीमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लेस इम्पॉर्टेंट आती है, और तब हम क्योर मानते हैं। और जब बीमारी लेस इम्पॉर्टेंट टू मोर इम्पॉर्टेंट जाती है तो हम इसको सप्रेशन मानते हैं। आपको यही हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर है। एक पॉइंट हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर का एक पॉइंट ये भी है कि बीमारी हमेशा क्योर होगी तो मोर इम्पॉर्टेंट टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जाएगी। अब हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होकर के उसकी हड्डी पर जानी ही थी, हड्डी से उसके पेट पर आनी ही चाहिए। अगर नहीं आएगी तो क्योर कहाँ है? उस क्योर को हमें करने के लिए हड्डी की प्रॉब्लम को पेट पर लाना ही पड़ेगा। आपको नहीं लाना पड़ेगा, सिर्फ एक सिमिलिमम का चुनाव करना पड़ेगा और पेट पर प्रॉब्लम स्वतः आ जाएगी। बस आपको ये जानकारी रहनी चाहिए कि मैं राइट वे में हूँ या रॉन्ग वे में। जब आप उसकी बारीकियों को समझेंगे कि हाँ मैं राइट वे में हूँ, तो अब आप कोई मेडिसिन का चुनाव यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। हाँ, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जैसे पेट में बहुत मरोड़ हो रही है, बहुत ऐंठन हो रही है, आराम ही नहीं मिल रहा है। आप पेशेंट को ऐसा तो नहीं कह सकते कि जाओ भैया एलोपैथिक ले लो या किसी और को दिखा लो। आप पल्ला नहीं झाड़ सकते, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो हार्ट को ठीक करवाने के लिए मेरे पास आई। और अगर हम इन प्रॉब्लम्स में पेशेंट को भेज देंगे कि आप एलोपैथिक डॉक्टर को दिखा लो या किसी और को दिखा लो, मुझे ठीक नहीं हो रहा है, हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। अगर हम जैसे ही ऐसा करेंगे प्रॉब्लम फिर वो हार्ट की तरफ पहुंच जाएगी, तो पेशेंट वो पेंडुलम की तरह घूमता रहेगा। इसलिए आपको फिर से उस एब्डोमेन कंप्लेन के लिए फिर से टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेना पड़ेगा, फिर से वहाँ पर समझना पड़ेगा कि इसको आराम क्यों नहीं मिल रहा। एक पेशेंट तब तक उसको थोड़ा बर्दाश्त करता रहता है जब तक वो झेल सकता है। जब वो कोई कंप्लेन उसकी अनबेरेबल हो गई या लंबे समय तक चल रही है, वो ठीक ही नहीं हो रही है, तब आप क्या करेंगे? वहाँ पे कुछ नोट को तलाशेंगे या कोई सिमिलिमम को तलाशेंगे, वहाँ पर कुछ और देखेंगे कि अब ये कंप्लेन ठीक होनी चाहिए। जैसे प्याज की पहली परत उसकी हार्ट की प्रॉब्लम, प्याज की दूसरी परत उसकी रोमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, प्याज की तीसरी परत उसके एब्डोमेन की प्रॉब्लम, गैस बनना, लूज मोशन होना, जल्दी लूज मोशन हो जाना, पेट में जल्दी दर्द होना। और वैसे भी दूध वो पचा नहीं पाती थी, पहले भी जब हमारे पास आई तब भी दूध और दही से उसको बहुत दिक्कत है। जैसे ही दूध और दही लिया उसको पेट में दिक्कत होने ही लगती थी, अभी भी उसको वही चीज़ हो रही है। वहाँ पर हम उसकी टोटलिटी, और ये ज़रूरी नहीं है कि पहला छिलका है प्याज का फिर दूसरा है, हर बार मेडिसिन चेंज होगी। जब तक मेडिसिन अपना काम कर रही है वहाँ पर मेडिसिन को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, उसको काम करते देना है बिना छेड़े हुए। जब लगे कि अब आराम नहीं मिल रहा, अब
ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अब लंबा समय हो गया, इस समस्या से हम निजात नहीं पा रहे हैं, तब आपको दूसरी दवाई का चुनाव वहाँ पर करना पड़ेगा। फिर पेट से प्रॉब्लम अगर स्किन पर आने लगे तो आप मान लीजिए, या डैंड्रफ हो जाए, आप मान लीजिए मैं सही दिशा में हूँ, पेशेंट क्यूरेटिव हो रहा है, कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये समझ लीजिए, पेशेंट अगर आपके पास आया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसी कंप्लेंट को ठीक करने की नहीं है। पेशेंट क्योर तभी होगा जब वो बीमारी से लेके हेल्थ तक की पूरी यात्रा को फॉलो करेगा, तब ही वो क्योर होगा। तो हमारा स्टेटमेंट पेशेंट के साथ रहता है कि जब तक आप ट्रीटमेंट हमसे करा रहे हैं तब तक ही कंप्लेन रहेगी, और जिस दिन कंप्लेन खत्म, मेरा ट्रीटमेंट खत्म, बंद। आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट, चूंकि हमें एलोपैथी से कंपेयर क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वो एलोपैथिक सिस्टम को ही पेशेंट जानता है कि पेशेंट के दिमाग में बैठा हुआ है कि दर्द है, हमने दर्द की दवाई ली, ठीक हो गया, आराम मिल गया। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं है। तो हमें एलोपैथिक इसलिए समझाना पड़ता है पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट एलोपैथिक सिस्टम को ठीक से जान रहा होता है, और जिस दिन पेशेंट होम्योपैथिक सिस्टम को ठीक से जानने लगेगा, उस दिन हमें किसी से कंपेयर करने की तुलना जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पेशेंट जानता रहेगा कि मेरी ये कंप्लेन, तब वो इतना बीमार भी नहीं होगा। इसलिए पेशेंट को हमें ये समझाना पड़ता है, आप जब तक एलोपैथी की दवाई लेते हैं तब तक ठीक रहते हैं, जैसे ही छोड़ देते हैं आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और दुगनी ताकत से बढ़ जाती है। लेकिन होम्योपैथी जस्ट उल्टा काम करती है। आप जब तक ट्रीटमेंट में हैं तब तक आपको कुछ ना कुछ होगा, और जिस दिन कुछ होना बंद हो गया, 1 महीने 2 महीने निकल गए, कोई कंप्लेन नहीं, नो कंप्लेन नो कंप्लेन, तब हम आपका ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। और वो भी इस शर्त पे बंद करते हैं कि अगर कोई कंप्लेन वापस आती है तो फिर से आप कुछ समय के लिए ट्रीटमेंट शुरू कराइएगा, क्योंकि कई बार कुछ सिम्टम आपकी बॉडी में रह जाते हैं, उनको भी साफ करना होता है। तो ये जर्नी होती है एक डिजीज पेशेंट की एक हेल्दी पर्सन तक बनने के लिए। उसमें आपको हिस्ट्री लेना ठीक से आना चाहिए, आपको मेटेरिया मेडिका का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपको फिलॉसफी का भी नॉलेज होना चाहिए कि कब कौन सी मेडिसिन को हमें समझना है, आपको पैथोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए, और धैर्य होना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी दवाइयों को नहीं बदलना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं और भी एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ मेडिसिन होती हैं डीप एक्टिंग रेमेडी, कुछ मेडिसिन होती हैं शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी, कुछ क्रॉनिक रेमेडीज़ होती हैं, कुछ एक्यूट होती हैं, कुछ लोकलाइज्ड रेमेडी होती हैं, कुछ पैलिएटिव रेमेडीज़ होती हैं, कुछ क्यूरेटिव रेमेडीज़ होती हैं। ये सारे मेडिसिन का अध्ययन करना, समझना, तब जाकर के आप एक होम्योपैथिक फिजिशियन बन पाते हैं। एक लंबी यात्रा है, थोड़ी सी कठिन यात्रा है, लेकिन एक धैर्य की यात्रा है, और आपको एक सफल और एक अच्छा होम्योपैथ बनाने की सही यात्रा है। चलिए, आज का लेक्चर आप लोगों के लिए कितना वैल्यूएबल रहा। मैंने बहुत जनरल बातें आज आपको बताई, ऐसे कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया, लेकिन एक पेशेंट को क्योर करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैंने उन बिंदुओं पर आज चर्चा करी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, और आप उससे क्या जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और किस टॉपिक को आप कवर करना चाहते हैं ये भी बताइएगा। मंडे टू थर्सडे हमारे साथ जुड़िए होम्योपैथी सीखने के लिए, होम्योपैथी में मास्टर बनने के लिए। नेक्स्ट एक प्रयास है मेरा कि मैं फीमेल रेमेडीज़ को कवर करूं, जो पीसीओडी, पीसीओएस, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, ओवेरियन ट्यूमर, ब्रेस्ट ट्यूमर, डिलेड मेंसेस, मेनोपॉज, प्रेगनेंसी ट्रबल, इन सारी चीज़ों को कवर करते हो।
कुछ ऐसी थीम पर हम आते हैं। हालांकि होम्योपैथ में कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होता। होम्योपैथी टोटलिटी की कहानी है, बॉडी एज अ होल की कहानी है। लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, समझना सब कुछ पड़ेगा। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब नेक्स्ट कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। सभी को राधे राधे, नमस्ते, गुड नाइट। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखते रहिए। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, स्टेटस पर लगाइए और मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करिए ताकि मैं ये लाइव क्लास को फेसबुक पर भी ले पाऊँ। गोस्वामी होम्योपैथी के नाम से है। ठीक है, डीप मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे और बराबर बताते भी रहेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू।